हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू किए हैं और चल रहा है। ये हमारा आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट पांचवा है। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? पांचवा है। और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम डेली आपको क्या है, हिंदी के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा जाता है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। और इसमें से आपको ये देखना है कि 25 क्वेश्चन में आप लोग कितना कर पा रहे हैं और उसमें से आपको कमेंट करना है कि आप इस 25 क्वेश्चन में कितना कर पाए हैं। है ना? तो हम जो है इसको बताते चलेंगे और आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो चलिए बगैर देर के हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो देखिए, अगर हम वाच्य की बात करें, किसकी बात करें? वाच्य की। तो ये जो वाच्य होता है वह कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य और एक कर्तृवाच्य। तो 3 प्रकार का होता है। तो इसमें पूछा है किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका विकल्प सही हो जाएगा। जिसमें क्या होती है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो वह क्या होगा? आपका कर्मवाच्य होगा। तो यही पूछा है कि कर्मवाच्य ना हो, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिए इसमें जो क्रिया होता है ये 2 प्रकार की है। एक सकर्मक क्रिया, एक क्या हो? सकर्मक सकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या होता है? एक अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है? तो इसमें पूछा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब आपको पूछ रहा है सकर्मक क्रिया। तो अगर आप सकर्मक क्रिया की परिभाषा जानेंगे तभी कर पाएंगे। अगर हम सकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, वह क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। और जो अकर्मक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया के कार्य का फल किस पे पड़े? कर्ता में ही रहे हुआ क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें आपसे पूछा है कि अकर्मक क्रिया नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बालक पतंग उड़ा रहा था। इसमें क्या है? ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें अकर्मक क्रिया नहीं पूछा है, तो इसका मतलब ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? जो बुरे भाव से संधि की जाती है उसे क्या कहते हैं? दुरभि संधि कहते हैं, कि छदम संधि कहते हैं, कि कूट संधि कहते हैं, कि दुष्ट संधि कहते हैं? तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प सही होगा ए, दुरभि संधि कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पूछा है बखूबी में कौन सा समास है? तो अगर हम समास का अर्थ जाने तो इसका अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है क्या? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप होता है। अगर हम इसका विलोम की बात करें, समास का विलोम होगा, क्या होगा? समास का विलोम, तो समास का विलोम हो जाता है व्यास हो जाता है ना? और इसमें बखूबी में कौन सा समास पूछा है? और ये भी पूछ सकता है आपसे कि समास कितने प्रकार का होता है? तो समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो बखूबी में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो, अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो जिस समास में क्या हो? उपसर्ग लगा हो। जिस समास में क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। इसमें क्या पूछा? केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पांचवा? इसमें झंडा है कि पताका है कि निशान है? तो इसमें जो केतु का पर्यायवाची आपका नहीं है, तो विकल्प हो जाएगा डी सही हो जाएगा। है ना? और छठवां क्वेश्चन दिया है, जो प्राप्त ना हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो प्राप्त ना हो उसके लिए एक शब्द, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो छठवें क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? आपका
अलभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलभ्य। जो प्राप्त ना हो, जो प्राप्त ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अलभ्य हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? क्या है? इल प्रत्यय नहीं है। देखिए जो जटिल है, इसमें इसमें भी इल प्रत्यय है, और स्नेहिल में भी इल प्रत्यय है, फेनिल में भी इल प्रत्यय है, लेकिन आपके बी, ऑप्शन बी में शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। अब ये देखिए 8वां क्वेश्चन है, और 8वें क्वेश्चन का आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखिए। हम तो बता ही रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में कमेंट जो है करते चलिए। देखिए, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो तन, देह, गात, और तन, देह, गरात, और सी है तना, देह, गात, और फिर चौथा है तन, अदेह, गात। तो आपके 8वां का विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? तन माने भी शरीर होता है, देह माने भी शरीर होता है, और गात माने भी शरीर होता है। तो विकल्प कौन सा? 8 का ए सही हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए आप लोग कहते हैं कि जो पहले जन्मा हुआ वो क्या होता है? जेठ होता है ना? और इस भाषा में क्या कहेंगे हम? तो 9वां का क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो आपसे क्या होगा? आपसे बड़ा होगा। तो यही ने, तो 9वां का आप आंसर सही हो जाएगा अग्रज। जो अग्रज होता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रज हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव एक क्या है? उपसर्ग है। अब देखना है कि इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? सी सही हो जाएगा, है ना? तो इसमें विकल्प सी में अव उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए 11वां क्वेश्चन है, प्रवृत्त का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो देखिए हम आपको बताएं कि विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, है ना? उल्टा। तो प्रवृत्त का क्या हो जाएगा? निवृत्त होगा, कि निवृत्ति होगा, कि निर्वृत्त होगा, कि निवृत्त होगा? तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? किसका? क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही होगा? तो आपका सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा? लौकिक का विलोम क्या होगा? तो लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक होगा, कि कुटिल होगा, कि सांसारिक होगा, कि दुनियावी होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अलौकिक हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक होगा। 13वां क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ये 4 विकल्प दिया है, इसमें पूछ रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है। तो हम आपको बता दें कि 13वें क्वेश्चन में ये क्या है? जो दिया है, व्यंजित दिया है, व्यथित दिया है, सामित दिया है, और गर्हित दिया है। तो इसमें से किसमें लगा है आपका क्या? प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा है। तो हम बता दें आपको कि जो विकल्प आपका बी है, बी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है। तो ये क्या है? बी उपसर्ग और अथ क्या है? मूल शब्द है, और इसमें इत प्रत्यय लगा है ना? अब देखिए जो 14वां क्वेश्चन है, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? जो न्यून शब्द दिया है, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, कि वृद्ध संधि है, कि गुण संधि है, कि दीर्घ संधि है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संधि है। तो हम बता दें कि इसका विकल्प कौन सा सही होगा। आप कमेंट में बताइए, तुरंत बताइए कौन सा होगा। न्यून में कौन सी संधि होगी? तो न्यून में हो जाएगा आपका यण संधि होगा। कौन सा? यण संधि होगा। तो कैसे बना है? नी प्लस क्या बना है? उन मिलकर न्यून बना है। अगर हम
बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताए हैं यण संधि हो। देखिए 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है। तो इसमें से आपका कौन सा वर्तनी के आधार पर कौन सा सही हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो तात्कालिक की तात्कालिक की तत्कालिक की तात्कालिक। तो इसमें से देखिए पढ़ने में तो लग रहा है कि हाँ सब एक ही तरीके का है, लेकिन आपको वर्तनी के आधार पे आपको छांटना है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका 15वें का, आपका बी तात्कालिक सही हो जाएगा। अब देखिए जो 16वां क्वेश्चन दिया है, मनगढ़ंत का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। मनगढ़ंत का आपका पूछा है कि इसका विग्रह कौन सा होगा। तो दिया है मन के लिए गढ़ा, मन से गढ़ा, मन पर गढ़ा, मन का गढ़ा। तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 16वें का कौन सा सही होगा, बी मन से गढ़ा। अगर हम बात करें मनगढ़ंत में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे मनगढ़ंत में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। अब जो 17वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है। आपको क्या करना है, निम्नलिखित जो क्वेश्चन मतलब 4 विकल्प दिया, इन चारों विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान की दिया, उसे पौतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, 17वें का विकल्प होगा डी सही हो जाएगा। विकल्प 17वें कौन सा सही होगा, डी। देखिए जो 18वें का है, किस वाक्य में क्रिया की संभावना अर्थवृत्त का प्रयोग हुआ है। विकल्प है ए, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। बी में दिया है अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर जा चुका था, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो इसमें देखिए संभावना व्यक्त करने वाली बात की गई है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में संभावना व्यक्त की गई है। तो 18वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। इसमें विकल्प ए में लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, इसमें संभावना क्या की गई है, व्यक्त की गई है विकल्प ए में। और देखिए 19वां क्वेश्चन है, जो अंग्रेजी में डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। इसके लिए इसका हिंदी क्या होगा, तो 19वें का आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, संवितरण प्राधिकारी। और 20वां क्वेश्चन है बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो आपका 20वें का विकल्प हो जाएगा कौन सा सही होगा, बी। इसमें पूछा है कि जो बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, तो ये सार्थक निरर्थक शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, कि विलोम शब्द युग्म के, कि पर्याय शब्द युग्म के, कि निरर्थक निरर्थक युग्म के। तो ये आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा बी। कौन सा, 20वें का बी, विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे बच्चे बूढ़े। देखिए 21वां क्वेश्चन में पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा, तो आपका विकल्प जो 21वां है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। देखिए निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 22 से 24, प्रश्न संख्या 22 से 24 दे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। यहाँ पे 25, 22 से 25। तो देखिए प्रश्न संख्या 22 से 25 में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। दिया है एशिया के एक प्रसिद्ध जीव शास्त्री का कहना है कि जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, एक के बाद एक खींचतान लगी रहती है और चैन नहीं मिल पाता, इसलिए जीवन में उन क्षणों की बहुत कीमत है जो जीवन को गुदगुदा दे और खींचतान को तेजी से भुला दे। इस जीवन शास्त्री ने लोगों को एक बड़ा दिलचस्प
मासावीरा दिया है कि जब तुम अपने किसी मित्र दोस्त से बात करने बैठो तो घड़ी का मुंह दीवार की तरफ कर दो। जब उससे पूछा गया कि बातचीत का और घड़ी का क्या संबंध है, तो उत्तर मिला कि वह कमबख्त याद दिलाती है कि इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, और इस तरह यह आनंद क्षण खंडित हो जाता है जो मित्र की बातचीत से मिलता है। तो यह था आपका गद्यांश था। इसमें से जो 22 से 25 नंबर के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमको सॉल्व करना है। तो आप लोग ध्यान से इस गद्यांश को देखे होंगे और अब इसमें से जो संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं, आइए उसको हम करते हैं। 22वां क्वेश्चन है, जीवन में वे क्षण मूल्यवान है जो, पहला विकल्प दिया है, जिंदगी को संघर्ष से भर दे, जिंदगी में खींचतान ला दे, जिंदगी में चैन से बैठने ना दे, जिंदगी की खींचतान को तेजी से भुला दे। तो इन चारों विकल्पों में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, जो विकल्प डी है, अभी आप गद्यांश में ऊपर पढ़े हैं कि जिंदगी की खींचतान को जो तेजी से भुला दे वह क्या है? जीवन में वे क्षण मूल्यवान होते हैं। जो देखिए 23वां क्वेश्चन है, घड़ी का मुंह दीवार की ओर करने की सलाह जीवन शास्त्री क्यों दी? इसमें अभी आप गद्यांश में पढ़े हैं। तो देखिए पहला विकल्प है, घड़ी को बार बार देखने से जीवन के संघर्ष का सही ज्ञान नहीं हो पाता। बी है, घड़ी को बार बार देखने से जीवन की खींचतान का सही ज्ञान नहीं हो पाता। और सी दिया है, घड़ी को बार बार देखने से मित्र से बातचीत के आनंद का क्षण खंडित हो जाता है। तो देखिए विकल्प चौथा दिया है, घड़ी को बार बार देखने से समय का ज्ञान होता रहता है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। 23वें का कौन सा सही होगा? सी। तो इसमें घड़ी को बार बार देखने से मित्र से बातचीत के आनंद का क्षण खंडित हो जाता है। देखिए 24वां क्वेश्चन है, मित्रतापूर्ण गपशप में प्रायः आ जाता है, जोश आता है कि तनाव आता है कि अमित्रतापूर्ण व्यवहार की आनंद। तो इसमें 24वां में आपका हो जाएगा आनंद हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन है, मित्र से बातचीत करते समय अपनी घड़ी दूर रखो का अर्थ है, चार विकल्प में से समय जानने के लिए घड़ी मत देखो, घड़ी बिल्कुल नहीं पहनो, अपनी घड़ी में चाबी मत दो, अपनी घड़ी के पास मत जाओ। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो इन चारों विकल्पों में से आपका सही हो जाएगा पहला, समय जानने के लिए घड़ी मत देखो। तो देखिए ये थे आपके 25 क्वेश्चन हुए। कितने? 25 क्वेश्चन हुए। आप कमेंट में बताइए कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं। देखिए कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए अब हम अगली जो प्रैक्टिस करेंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।